बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूँ हिना फातिमा आपके साथ में। और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कृषि कानून है जिसका विरोध किसान जो है पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो दरअसल एक टेम्पररी स्टे है कि वो अगले आदेश तक उस पर रोक लगी रहेगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इस मुद्दे पर कि जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है इस पूरे मामले को, कृषि कानून से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको सुलझाने के लिए जो एक कमेटी गठित की गई है, उसके मेंबर्स को लेकर अब जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना जायज भी है क्योंकि इस कमेटी में जो 3 मेंबर हैं वो दरअसल पूरा जो है पूरे इस कृषि कानून के समर्थन में उतर चुके हैं और सरकार को जो है इसका समर्थन दे चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरी कमेटी में जो 4 लोगों का जो कमेटी बनाई गई है, इसमें मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन मान के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन अनिल धनवंत इसमें मौजूद हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं अशोक गुलाटी, वो इसमें मौजूद हैं, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रमोद के जोशी इस पूरे जो 4 सदस्यों की जो कमेटी है उसके ये मेंबर हैं। यानी कि ये जो लोग हैं, अब ये कृषि कानून से जुड़े जितने मुद्दे हैं उन सब पर किसानों से बात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अब यही है कि कांग्रेस भी इस पूरी कमेटी पर विवाद खड़ा कर रही है कि ये जो इसमें 3 लोग हैं, खास तौर से शेतकारी संगठन के जो अनिल धनवंत हैं और इकोनॉमिस्ट जो है एग्रीकल्चर अशोक गुलाटी वो और प्रमोद के जोशी, ये तीनों के तीनों ने पब्लिकली पूरा कृषि जो कानून है उनको समर्थन दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक पूरी तरह से ड्रामेटिक पूरी सुनवाई हुई है, उसकी प्रक्रिया क्या रही है और क्या-क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे तफ़सील से। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं कबीर दीक्षित जी और साथ में हमारे हैं एडिटर इन चीफ फ्रीडम एक्सप्रेस के प्रशांत टंडन जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले कबीर जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में पूरा 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर? जी, धन्यवाद हिना आपका और धन्यवाद प्रशांत जी। आज की सुनवाई कल की सुनवाई का एक कंटिन्यूएशन था और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना कल नहीं इनफैक्ट अपना ये इंक्लिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि वो एक कमिटी गठित करना चाहते हैं सब समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कल जो है वो बहुत हेवीली सरकार पे बरसे थे इस बात को लेके कि आप ऐसे कानून लाए हैं जिनसे इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया है और आपसे नेगोशिएशन हुआ नहीं है और आप पूरी हुँ, तरह से विफल और इनइफेक्टिव शब्द थे चीफ जस्टिस के, इनइफेक्टिव रहे हैं फार्मर्स से नेगोशिएट करने में और प्रोटेस्ट्स को मैनेज करने में। और बड़ी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को एड्रेस करते हुए और कहा कि वी हैव गिवन यू अ वेरी लॉन्ग लीश, सो प्लीज डू नॉट लेक्चर अस ऑन पेशेंस। जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब ने कोर्ट को ये समझाने की कोशिश करी कि जरा लॉज को स्टे करना जो है वो नहीं चाहिए, तो ये जवाब मिला उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो ये जो दोनों उनके जो उनका आइडिया था, सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि एक तो लॉज को स्टे कर दिया जाए इसलिए ताकि एक बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें शायद नेगोशिएशन आगे बढ़े। हुँ, और दूसरा ये कि कमिटी गठित हो, जो कमिटी के सामने सब लोग जाएं। सरकार से तो बात हो नहीं पा रही है, अब हर पक्ष रखा जाए कमिटी के सामने और वो कमिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। ये दोनों चीजें कोर्ट ने पहले ही बता दी थी, आज वो दोनों चीजें कोर्ट ने कर दी। हुँ, ये हुआ मोटे तौर पे। अब इसमें कुछ चीजें मैं और देखिए, मैं मेरी कुछ गंभीर चिंताएं मुझे लगता है कि इन प्रोसीडिंग्स ने उनको जन्म दिया है। कुछ बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं
जिन पे मैं बाद में आऊँगा, अगर मौका देंगी आप किसी वक़्त तो मैं उस पे भी चर्चा करना चाहूँगा। हुँ, पहले मैं आपको बस यही और बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो हुई। फिर ये हुआ कि जब ये अगर इंसेप्शन से देखें इन प्रोसीडिंग्स को, जब पहली बार पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप करी थी, छुट्टियों से जस्ट पहले की बात है वो, है ना? दिसंबर महीने में कोर्ट के बंद हुँ, होने से जस्ट पहले। हुँ, उस समय 2 दिन सुनवाई हुई थी और उस समय भी कोर्ट सरकार से काफ़ी खिन्न था इसी बात पे कि क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है। उस समय समस्या ये हुई थी कि जैसे जब प्रोटेस्ट की बात आई थी तो हरीश साल्वे जी लंदन से अपीयर हो रहे थे और उन्होंने एक बड़ा उस समय अगर आप याद करें तो एक नैरेटिव सीज कि जैसे दिल्ली को घेर के दिल्ली का घिराव हो गया, दिल्ली इज अंडर सीज, राइट? तो वॉर के जो की भाषा जो होती है उसका इस्तेमाल हो रहा था। अ, और उन्होंने आके कहा था कि जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे हरीश साल्वे साहब के वो ये थे कि इससे लॉस ऑफ लाइफ दिल्ली के अंदर खतरा है। प्रोटेस्ट अगर बॉर्डर्स बंद रखेंगे, सामान महँगा हो रहा है, गरीब आदमी ज़िंदा कैसे रहेगा? ये सब एक्सक्यूज़ मी। जी, सॉरी। तो वो जो एक गुब्बारा था वो फोड़ा था दिल्ली सरकार के काउंसिल राहुल मेहरा साहब ने, जिनका हरीश साल्वे साहब से एक शोडाउन भी हो गया था इस बात को लेके। उनका ये कहना था कि हरीश साल्वे साहब अपीयर किसके लिए कर रहे हैं? पहली बात तो ये मिस्ट्री अंत तक सॉल्व नहीं हो पाई कि हरीश साल्वे साहब किसके बिहाफ पे बोल रहे थे। कोई किसी लॉ स्टूडेंट की पिटीशन थी, कुछ थी। बीच में ये भी हो रहा था शायद किसी सरकार के लिए बोल रहे हैं, क्या है? और उनकी बड़ी मतलब सॉलिसिटर सरकारी पक्ष से उनकी बड़ी ट्यूनिंग थी, हालाँकि अपैरेंटली वो सरकार की तरफ से नहीं थे। हुँ, लेकिन सॉलिसिटर जनरल साहब ने को लगातार वो मैसेज भेज रहे थे जब उनको पहले दिन कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था बहस करना। कोर्ट भी जी, ये सवाल पूछ रही थी कि साल्वे साहब किसकी तरफ से आ रहे हैं? और हुआ कि साल्वे साहब की पिटीशन ही नहीं है, लेकिन फिर साल्वे हुँ, साहब अगले दिन आए और फिर अगले 3 तारीखों पे उनका बड़ा अहम रोल रहा। अ, हुँ, तो ये भी एक दास्तान रही। साल्वे साहब सॉलिसिटर जनरल बार-बार कहते रहे कोर्ट से डे 1 पे कि अरे साल्वे साहब अपीयर करना चाहते हैं। कई बार, बार-बार प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करके सॉलिसिटर जनरल ऑफ द कंट्री वाज़ टेलिंग द कोर्ट दैट मिस्टर साल्वे वांट्स टू अपीयर, हू वाज़ सपोज़िडली अपीयरिंग फॉर सम सिटिज़न who the court who the government had no business with, but maybe it was being done out of their friendship and हुँ, camaraderie at the bar. बट दैट वो जो एक तालमेल बना के लगातार बहस हुई, जिसमें जितने पिटिशनर थे जो प्रोटेस्ट को चैलेंज करते हुए पहुंचे थे, उनकी तरफ से उनमें से कुछ की तरफ से साल्वे साहब और सरकारी पक्ष जो है अपनी बात रखता रहा। अब इनकी तमाम जो समस्याएं थी वो ये थी कि एक तो दिल्ली की सीज है, उसको राहुल मेहरा साहब जो दिल्ली के काउंसिल है उन्होंने कहा कि देखिए साल्वे साहब जो बातें कह रहे हैं वो बिना किसी एफिडेविट के कह रहे हैं, वो हुँ, उन्होंने कोई प्लीडिंग कोर्ट में नहीं फाइल की है। तो इतनी संगीन और इतनी गंभीर बातें कहना बिना एक भी कागज फाइल किए ताकि तथ्यों को परखा जा सके, ये गलत है। और मेरे इंस्ट्रक्शंस ये हैं, उन्होंने कहा हुँ, दिल्ली सरकार के काउंसिल ने कि हुँ, 120 से ज्यादा बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, हुँ, केवल 2 बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट हो रही है और वो भी पूरी तरह से नहीं सील्ड है और जो सील्ड है वो भी पुलिस ने किए हैं। हुँ, तो ये जी, जो दिल्ली को घेर रखा है बहुत बुरी तरह से और दिल्ली में जान-माल हुँ, की हालत बन गई है, भूखमरी हो जाएगी, हुँ, लोग खरीद नहीं पाएँगे चीज़ें, ये आर्गुमेंट बेबुनियाद है। ये हुआ हुँ, था डे 1 पे एक एक चीज़, डे हुँ, सेकंड डे पे। अ, किस तरह की पिटीशंस एंटरटेन हुई थी, जो लोग आए थे शुरुआत में उनमें से कुछ लोग ये भी बहस कर रहे थे कि जैसे शाहीन बाग में इंटरवीन किया कोर्ट ने बाद में और हुँ, कहा कि पब्लिक वेज़ पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकती है, उसी हिसाब से कुछ किया जाए। वो जो एक अब जाँचा-परखा एक तरीका फ़ॉर्मूला सा हो गया है कि प्रोटेस्ट होगी, सिटिज़न्स प्रोटेस्ट करेंगे किसी भी कानून के खिलाफ, तो कोई एक प्रॉक्सी मतलब सिटिज़न जो है खड़ा हो जाएगा, कुछ लॉ स्टूडेंट खड़े हो जाएँगे, जो ये कहेंगे कि भई हमारा एज़ कम्यूटर हाईवे इस्तेमाल करने का या कोई जगह इस्तेमाल करने का, गाड़ी चलाने का अधिकार हुँ, खतरे में है, तो ज़रा बैलेंस किया जाए और कोर्ट उसका संज्ञान ले लेगा हुँ, या सुको मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा और फिर उससे ये हुँ, तमाशा पूरा शुरू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में जिन पिटिशन्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके ये पूरा शुरू किया, वही मतलब अगर आप देखें तो उसमें ही बड़ी कई समस्याएँ हैं जिन पे बात विस्तार से की जा सकती है।
हुँ। आपको डे 2 का मैंने बताया, फिर ये मैटर छुट्टी हो गई, छुट्टी में कोर्ट की छुट्टियाँ हो गई, उसमें बंद रहा। कोर्ट के खुलने पे 11 तारीख को ये मैटर लिया गया और कोर्ट ने जो मैंने इस पे टिप्पणी कहीं और भी की थी, मुझे ये लगा कि जितना जितना हेवीली सुप्रीम कोर्ट सरकार पे बरस रहा है, उसका शायद कुछ वजह कुछ हुँ। मतलब एक डर उत्पन्न हुआ है कैपिटल हिल में भी जो हुआ है हुँ, उसको देख हुँ, के, यहाँ पे भी किसान कहते हैं कि यहाँ तक कह दिया कुछ नेताओं ने कि भई हम 26 जनवरी की परेड में हुँ, ट्रैक्टर निकालेंगे। कुछ हुँ, ने कहा कि 26 जनवरी की परेड को हम नहीं भी डिस्टर्ब करें तो दिल्ली तो उस दिन जाएँगे ज़रूर और हुँ, हो सकता है कि अब जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आपको करना ही नहीं है और पार्लियामेंट खाली खाली पड़ी है, तो हम इतनी सर्दी में क्यों परेशान हों, हम भी वहीं गद्दे बिछाएँगे। हुँ, उससे शायद ये डर बना कि अब कुछ कैपिटल हिल जैसा ना हो जाए। फार्मर्स का कहना था हम गोली खाने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हुँ, बिल्कुल। जैसे जो है ये पूरी बात हो रही है। हुँ, कोर्ट ने सरकार से अपना ये मत क्लियर किया और डेट ये जो 11 तारीख की जो बहस थी उसमें हुँ, गौरतलब बात ये है कि सर किसानों ने एक कमिटी गठित की थी, हुँ, किसानों की हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस ने मिलकर 4 बहुत ही संजीदा और वरिष्ठ वकीलों की, सुप्रीम हुँ, कोर्ट के सीनियर वकीलों की एक कमिटी गठित की थी, जिसमें दुष्यंत दवे साहब, who's president of the Supreme Court Bar Association, Prashant Bhushan, Colin Gonzalez of Human Rights Law Network, and Mr. H.S. Khulka, who's also a very हुँ, prominent person. They were all on that committee and they were all appearing. हुँ, तो कई संस्थाएं और ये एक बड़ा तबका जो किसानों का प्रोटेस्टिंग का है वो रिप्रेजेंटेड थे। हुँ, कोर्ट ने कहा कि हम स्टे करेंगे, आप ये बताइए कि आप क्या कमिटी के सामने अपीयर होंगे? हुँ, क्यों ये इसलिए सवाल पूछा कोर्ट ने किसानों के वकीलों से, क्योंकि साल्वे साहब की ये बहस थी कि अगर आप स्टे कर रहे हैं तो ये स्टे जो है फिजूल नहीं जाना चाहिए। हुँ, आपको कम 2 एश्योरेंसेस तो किसानों से भी लेनी चाहिए। हुँ, एक ये कि आप अम, कि वो पीस बनाए रखेंगे या प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, दोनों तरह की बातें उन्होंने कही पहले पॉइंट पे, हुँ, कि जब स्टे हो गया तो वापस जाएँ फिर बैठे क्यों हैं? फिर खोल दें, एक ये चीज़ साल्वे साहब ने बड़ा वो किया ज़ोर देके और दूसरा ये कि इस कमिटी ये स्टे जो है इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए और कमिटी का गठन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चलता रहे। हुँ, ये बात ये कमिट करें कि जैसे सरकार के सामने कुर्सियाँ मोड़ के, पीठ दिखा हुँ, के, मुँह पे पट्टी बाँध के बात करने से मना कर दिया कि अगर रिपील नहीं होगी, वो चीज़ कमिटी के सामने नहीं होगी। एश्योरेंस दें, है ना? हुँ, वजह से पहले तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मैं बताना चाहूँगा कि साल्वे साहब के इन दोनों पॉइंट्स को खारिज किया हुँ, और कहा कि ये इस तरह की कोई बात हम ना कहेंगे, उनको प्रोटेस्ट का पूरा अधिकार है और क्या कहते हैं कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो करेंगे, नहीं करेंगे, हम तो बस माहौल क्रिएट कर रहे हैं, स्टे करके। ओके, हुँ, लेकिन फिर उन्होंने पूछा वकीलों से, हुँ। फार्मर्स के वकीलों से, उन्होंने ये कहा लेकिन कबीर जी माहौल से क्या मतलब है? मतलब किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सरकार क्योंकि पूरी तरह से विफल रही है और एक हुँ, अडिग रही इस बात पे कि हम फार्म लॉ नहीं रिपील करेंगे, हुँ, इस वजह से एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बन गया है दोनों पक्षों में कि जहाँ पे इम्पासे है, कोई आगे बढ़त नहीं हो पा रही। हुँ, इतने बीत गए हैं और प्रोटेस्टर्स की के हित के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब इतने जाड़े में गीली ज़मीन लोग मर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा माहौल तो कुछ तो ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें बातचीत हो पाए। ओके, हुँ, इसके लिए अगर हम लॉज़ स्टे कर देंगे तो शायद बातचीत बेहतर हो पाए और शायद प्रोटेस्ट भी कम से कम वो लोग राज़ी हो जाएँ हुँ, कि प्रोटेस्ट कहीं और जाएगी हुँ, और जगह होने लगे शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मैसेज भिजवाया एचएस कुल्का साहब सीनियर का हुँ, एडवोकेट के थ्रू प्रोटेस्टर्स को कि आप कहें कि बुजुर्ग वापस लौट जाएं। जब ये हुँ, महिलाओं बुजुर्गों की बात हुई जिसका मीडिया में बड़ा लोग सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ कि महिलाएं क्या कम होती हैं किसी से वो क्यों जाएंगी। हुँ, तो वो इस सिलसिले में वो बात हुई थी और ठीक है। उसके बाद ये बात तो वो शायद कल की हियरिंग में मामला स्टे हो जाता है, ये लॉ स्टे हो हुँ, जाते।
लेकिन दुष्यंत दवे साहब और उनके साथी वकीलों ने बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कहा कि भई हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते फार्मर्स की तरफ से, आज की डेट में कि अगर आप कमिटी गठित कर देंगे और स्टे कर देंगे, तो या तो प्रोटेस्ट हट जाएगी या खत्म हो जाएगी या किसी और साइड पे चली जाएगी, या वो एश्योर अंडरटेकिंग देंगे कि वो अपीयर होंगे, और ऐसा हम कुछ भी एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। हमें जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है। अगले दिन के लिए मैटर लगाया गया। अगले दिन आज ये हुआ कि किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद ही नहीं थे। यानी किसानों ने अपने वकीलों को शायद परमिशन ही नहीं दी अपीयर होने की, और साफ मना कर दिया कि इस प्रोसीडिंग में पार्टी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आज जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो किसानों के पक्ष की, कम से कम जो पक्ष ये 4 वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो एक सब्सटैंशियल पक्ष है, ये बहुत वरिष्ठ वकील जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी गैर मौजूदगी में हुआ। और आज सिचुएशन ये थी, अगर मैं बाद में भी बता सकता हूँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपसे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो सके उस माहौल में। लेकिन जी। ये तो किसानों और सरकार के बीच में तो लगातार बातचीत हो ही रही है, 8 दौर की बातें हो चुकी हैं, सरकार और किसानों के बीच में। तो फिर किस तरह का क्या चल रहा है, कोर्ट क्या चाह रहा है फिर? जी। तो कोर्ट का ये नज़रिया था कि ये जो है सिचुएशन काफ़ी बद से बदतर हो गई है, प्रोटेस्ट हटने का नाम नहीं ले रही है। किसानों में देयर लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ है, इतनी ठंड पड़ रही है, तमाम चीज़ें हैं, और राउंड पे राउंड हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये कोर्ट की चिंता थी, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार को फटकार लगाई थी। ठीक है। प्रशांत जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, ये जो कमेटी बनाई है 4 लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इसे इंसाफ माना जाए? क्योंकि 3 लोग जो हैं जो पूरी इस तरह से समर्थन में उतर चुके हैं इस कृषि कानूनों के, और किसान जो है विरोध कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस कमेटी से? देखिए, कानूनी बारीकियाँ तो बता रहे हैं कबीर दीक्षित जी और वही आगे बताएँगे। मैं एक मोटी-मोटी बात ये जानता हूँ कि इंसाफ के बारे में जो कहा जाता है, अंग्रेज़ी में कहावत है कि जस्टिस इज़ नॉट ओनली बीइंग डन, इट शुड बी आल्सो सीन टू बी डन। यानी इंसाफ केवल होए नहीं, होता हुआ दिखाई भी दे। तो आज जो हुआ है, वो ना इंसाफ हुआ है और ना होते हुए दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, वो हम अभी मेरिट ऑफ द लॉ और सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा भारी सवाल खड़ा हुआ है कि कमेटी का उन्होंने अनाउंस की, वो कमेटी के जो 4 मेंबर हैं, जैसा आपने बताया कि 4 में से 3 आपने कहा कि वो पब्लिक ओपिनियन अपनी दे चुके हैं, और चौथे जो जिनको बीकेयू का बताया जा रहा है, देवेंद्र भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र मान। तो भूपेंद्र मान साहब भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास इन कानूनों के पक्ष में डेलीगेशन लेके जा चुके हैं। यानी 4 कमेटी के मेंबर चारों के चारों इस मौजूदा कानून के पक्ष में है, जिसका विरोध कर रही है, किसान कर रहे हैं देश भर के। 80 संगठन है किसानों के, जिनके नुमाइंदे सरकार से 8 राउंड बात कर चुके, जैसे आपने बताया। उन 80 संगठनों में से ये जो 4 लोग हैं वो एक भी नहीं है। तो इस कमेटी की जो अच्छा, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेशकश हुई थी कि जस्टिस लोधा इसको हेड करें। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट आई, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी है, वो वहां से कोर्ट रूम से, जो वर्चुअल कोर्ट आजकल बैठी हुई है, उससे बाहर निकलने के कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी कमेटी की धज्जियां उड़ गई। ना उसको किसान संगठन मान रहे हैं, ना तमाम सारे जो जूरिस्ट है वो मान रहे हैं। तो कमेटी किसके लिए बनाई गई है, एक बात। दूसरी की, जैसे कबीर तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आजकल तो वो वर्चुअल कोर्ट है, तो अदालत का एक प्रोसीजर होता है, पहले से पता होता है कि क्या, कौन वकील है, कौन पक्षकार है, आज कोर्ट में क्या होगा, उसकी कॉज लिस्ट निकलती है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट निकलती है। ये कोई
वो घंटा घर का चौराहा नहीं है कि कोई भी गया और खड़ा होके बोल दिया। जो आज की प्रोसीडिंग हुई है वो इतनी, उसमें कंफ्यूजन है, बड़ी मिस्ट्री है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन किसका नुमाइंदा है, कौन कोर्ट के अंदर किसके लिए बोल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि हम लॉ को स्टे कर देंगे। अभी लॉ के स्टे करने की मेरिट को लेकर हम कबीर साहब से पूछेंगे, ये इलीगल क्वेश्चन। लेकिन आज जो था उसमें क्या क्या आ गया कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की, वो भी सवाल आ गए। उसमें ये भी सवाल आ गए कि जी उसमें कोई खालिस्तानी एलिमेंट है क्या। यानी वो सारी चीजें जो एक हेडलाइन बनाने वाली, मीडिया को फॉर्डर देने वाली जो सारी चीजें एलिमेंट वहां आए। मैं मतलब पूछना चाहता हूँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदे गए या अटॉर्नी जनरल है या पुलिस के लोग हैं वहां पे, वो पुलिस आईबी आईबी का उन्होंने कहा कि हम पूछ के बताएंगे, क्या ये 80 संगठन जो एजुटेशन को लीड कर रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो सरकार से बात कर रहे हैं, इनमें कोई खालिस्तानी एलिमेंट है क्या। देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है सड़कों पर, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे, वो हाईवेज हैं। वहां कौन जाके खड़ा हो जाए, कौन सी तख्ती लगा दे और वो उसको चार कोई मीडिया के लोग फोटो खींच ले और आप ये कह दे कि किसान संगठनों की तरफ से ये था और उसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले ले, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक जो मेरा सबसे अहम सवाल है और जो कबीर साहब से भी मैं जानना चाहूंगा इस बारे में, कि देखिए जो मूल क्वेश्चन है, जो मूल क्वेश्चन है वो है कि ये जो कानून है उसकी मेरिट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन पेंडिंग है कि ये जो कानून 3 बने हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसमें सेंटर ने कानून बना दिया पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट का अख्तियार नहीं है। वो कह रहे हैं शेड्यूल 7 यानी जो लिस्ट है कानूनों की, सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसके क्लॉज 33 के अंतर्गत ये कानून बना दिए। मैं क्लॉज 33 भी आपको बता दूं, 1 मिनट का समय मुझे दे दीजिए अगर आप। क्लॉज 33 कह रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ products of any industry with the control of such industry by the unions declared by parliament by law to be expedient in the public interest, imported goods। अब ये जो बात कह रहा है वो जो क्लॉज 33 की मूल भावना है वो कृषि उत्पाद नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है। हमको इस बात का फर्क समझना होगा कि आलू कृषि उत्पाद है, आलू से बना चिप्स इंडस्ट्रियल उत्पाद है। तो जो स्टेट लिस्ट है एग्रीकल्चर के बारे में, वो एग्रीकल्चर के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर होते हैं उस स्टेट लिस्ट में। उसमें पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कानून बनाने का। मेरा आश्चर्य इस बात का है कि जब ये पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, रूल ऑफ लॉ को कायम रखे देश में, उसने उसके बाद जब पेंडिंग है तो उस पे सुनवाई ना करके और आप दुनिया भर की सारी चीजें कमेटियां बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एन आर्बिट्रेशन प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट के पास मैंडेट है अपनी बात को रखने का, जुडिशियल रिव्यू का मैंडेट है। हमारे पिछले डिस्कशन में कबीर साहब ने बताया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है जो खुद जजेस अपने आप को अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 39 स्वीपिंग मैंडेट देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको आर्बिट्रेशन की जरूरत नहीं कमेटियां बनाकर। यू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड डिसाइड। तो मैं कबीर साहब से भी जानना चाहता हूं कि ये, और दूसरा चीज स्टे, मैं चाहूंगा कबीर साहब उस पर रोशनी डालें कि इसके पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून आपने बिना उसकी मेरिट को डिस्कस किए हुए स्टे कर दिया। मैं उस कानून के पक्ष और विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। उस सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आज पास करता है वो 20 साल बाद भी नजीर बनता है।
कल सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को स्टे कर देगा विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट, बिना उस कानून के की अच्छाई बुराई को डिस्कस किए स्टे कर देंगे, या कि कोई भी वकील खड़ा हो जाएगा और स्टे कर देंगे कानून को। तो ये तो पार्लियामेंट की भी तौहीन है। बिल्कुल। कबीर जी, जैसे कि 2 सवाल उठाए हैं, एक तो मेरिट को लेके सवाल उठाया है प्रशांत जी ने, इस पर मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें। देखिए, प्रशांत जी की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखता हूँ और ये बहुत ही जो मैंने आपसे कहा था कि पहले तो मैं आँखों देखा हाल बता रहा था, अब मैं ज़रा जो चिंतनीय प्रश्न है, उसमें ये मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा चिंता का प्रश्न है। वो ये है कि और न केवल चिंता का प्रश्न है, जो इस पूरी इंसेप्शन से ये जो प्रक्रिया हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस प्रक्रिया की ऑथेंटिसिटी पे भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है कि ये जो हो रहा था ये ऑथेंटिक था कि ये आँखों में धूल हम जनता के गई है। इस पे ये आप ये देखिए, एक सॉवरेन पार्लियामेंट है हिंदुस्तान की, उससे एक मेजॉरिटी वाली सरकार, ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार द्वारा एक लाया जाता है लेजिस्लेशन और वो पास होता है। फिर राज्यसभा में ये सरकार उस कानून को लेके इतनी ज़्यादा प्रतिबद्ध है कि वो राज्यसभा में उसको बड़े ही फार्सिकल और आपत्तिजनक तरीके से वॉइस वोट से उसको पास करवा लेती है, जिससे उसपे फिर कानून पे सवालिया निशान लगता है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का जो एक तरीका है, बहुत कानूनों को बारीकी से परखने का, उस पे डिबेट डिस्कशन होने का, वो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये सरकार उस कानून को लेके और इतनी प्रतिबद्ध है कि कुछ सुनना नहीं चाहती। ये पार्लियामेंट में उसका रवैया है जहाँ पे वो फुल मेजॉरिटी में। लेकिन वही कानून जब सुप्रीम कोर्ट में आता, आम तौर पर सरकारों का होता है कि पार्लियामेंट में बहस हो जाए, कोर्ट में कानून बच जाए। यहाँ आप एक उल्टा नजारा देख रहे हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन ना हो, कोर्ट अगर स्टे भी कर दे तो हमें कोई खास परेशानी नहीं है। ये एक इतना अजीब विकृत सिचुएशन है, इतनी परवर्स सिचुएशन है कि इसको समझते-समझते इस पे कमेंट होते-होते वक़्त लगेगा अभी, कि ये हो क्या रहा है कि चीज़ें अपने सर के बल खड़ी हो गई हैं। जहाँ सरकार आपको बड़ी कंफर्टेबल दिखे, सुप्रीम कोर्ट आपके बनाए कानून को स्टे कर रहा है और आप उसमें बस मतलब दिखावे का चूं कर रहे हैं और चूं भी असल में नहीं कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब उसमें एक दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज की पिटीशंस मूलतः नहीं थी। जो छुट्टी के पहले से ये जो 4 तारीखों पे बहस हुई है, ये उन पिटीशंस पे फोर्स था सारा कि प्रोटेस्ट का तरीका और बॉर्डर बंद हो कि खुले और प्रोटेस्ट वहां हो कि कहाँ हो, ये सब प्रश्न थे, है ना। फार्म बिल्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और उन आर्ग्यूमेंट्स का मेरिट, संवैधानिक आर्ग्यूमेंट्स, इन सब पे सांस भी नहीं ली गई 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने लेने भी नहीं दी, शर्म की बात कतई, है ना। और सरकार ने भी इस बात पे कोई खास तवज्जो नहीं डाली कि आप इतना बड़ा स्टे करे दे रहे हैं। एक बार अटॉर्नी जनरल साहब ने केवल उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बार कहा कि देखिए ये प्रेसिडेंट खराब हो जाएगा और 4 केसेस के साइटेशन नोट करवा दिए। लेकिन हम लोग जो मतलब काफी समय से कोर्ट को देख रहे हैं कि किस लेवल की बहसें होती हैं ऐतिहासिक, जो दुनिया भर में फिर पढ़ी जाती हैं और कोर्ट में बाकायदा जजमेंट में नोट होती हैं कि कोई कानून क्यों संवैधानिक है और क्यों गैर संवैधानिक है। तो ऐसा कुछ नहीं, एक मतलब हार्डली 2 मिनट की प्रक्रिया, 5 मिनट की प्रक्रिया की, अरे ये साइटेशंस आप नोट कर लीजिए, प्रेसिडेंट है कि आप स्टे नहीं लगा सकते। उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने एक सीधी बनी बनाई आर्ग्यूमेंट ये बोल दी कि हम कानून पे स्टे नहीं लगा रहे, इम्प्लीमेंटेशन पे लगा रहे हैं। और इधर से हुआ कि जी जनाब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इफेक्टिवली ये हुआ। तो ये इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो स्टे है, अगर आप पूरी कॉन्टेक्स्ट देखें, लगातार सरकारी पक्ष और साल्वे साहब का जो थ्रस्ट था
वो इस पे था कि 26 जनवरी निकल जाए, वो इस पे था कि किसी तरह से प्रोटेस्ट डिफ्यूज हो जाए, खत्म हो जाए, लोग वापस लौट जाएं। इस इस प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बड़े सेंट्रल कानून की संवैधानिकता डिस्कस किए बगैर उस पे स्टे लगाया गया है। ये ऐसा नहीं है, सवाल पूछा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट बैरिकेड पे खड़े पुलिस वाले की पोजीशन पे रिड्यूस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी संवैधानिक पावर को। दूसरा सवाल, ये जो खालिस्तान की बहसें हुई, ये जो बहस हुई कि यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं, इसमें रिस्क है, तमाम चीजें हैं, इस तरह के आर्गुमेंट जो बार बार किसानों की गैर मौजूदगी में सस्पिशियस पिटिशनर्स के प्रेजेंस में उठाई गई हैं, ये लग रहा था जैसे एक जो उन्होंने सही दिया कि बाहर हेडलाइन मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सरकार इतना कंफर्टेबली लेने लग गई है कि वो उनकी स्पिन मास्टर्स की स्ट्रेटजी का पार्ट बन गया कि हम कोर्ट में कैसे क्या करेंगे। ये तो हो गया स्टे को लेके बड़ा प्रश्न। कमिटी पे मैं एक बात आपको ध्यान, क्योंकि बात करी प्रशांत जी ने, उससे निकल रही है बात। डे 1 या सेकेंड डे पे छुट्टी से पहले जब पहली बार कमेटी की बात शायद कोर्ट ने करी थी, तो उन्होंने कहा था, शायद डे 1 पे ही कहा था, पी साईनाथ साहब का नाम लिया था। फिर ये बात क्लियर करी कि हम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हेड करवाएंगे। फिर हुआ कि हम नाम इनवाइट करते हैं, आप लोग नाम सजेस्ट करें, है ना। ये बातें हुई कमिटी को लेके। कमिटी हम, अच्छा हाँ, इस पे मैं कह दूं कि ये सब कहने के बावजूद जो नाम कमिटी में आए हैं उनका कोर्ट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, वो किसी की तरफ से कोर्ट में, ओपन कोर्ट में सजेस्ट नहीं किए गए, उन पे कोई बात नहीं हुई। जब बेंच राइज कर रही थी तो एक कागज की पर्ची चीफ जस्टिस साहब ने निकाली और ये कमिटी का नाम पढ़ के वो उठ गए राइट एट द एंड। हाँ हाँ, एक आप ऑर्डर सुन लीजिए, स्टे कर रहा हूं मैं, और उन्होंने एक पर्ची निकाली, उस पे ये 4 नाम लिखे थे, उसको पढ़ा और चले गए। ये जो 4 नाम है, हिना माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरव्यू कोई बात नहीं। ये जो 4 नाम है, ये किसी वकील की तरफ से नहीं दिए गए। ओपन कोर्ट में इन नामों पे कोई चर्चा नहीं हुई। ये तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि हो रहा है जी। और जबकि ये बात हुई थी कि हमें नाम दें, और किसी ने मार्कंडे काटजू साहब का नाम सजेस्ट किया, एक किसान यूनियन ने कुरियन जोसेफ जी का नाम सजेस्ट किया, दवे साहब से लोधा साहब की बात हुई थी कल जब वो थे, तो ये सब कुछ भी ना हुआ, बल्कि जस्टिस सदाशिवम का भी नाम आया, तो उन्होंने कहा मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, वो नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अभी RM लोधा साहब का मीडिया में बयान आ गया जब हम लोग बात कर रहे थे तभी। ये 4 नाम एक नोट पे चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही पढ़े, और उठने से पहले इस पे कोई बहस उसकी गुंजाइश भी नहीं बची थी। जब वो उठ रहे थे तो उन्होंने पढ़ते हुए उठ गए। ये कमेटी की बात हो गई। खालिस्तान पे एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बार बार हैरत की बात है कि सालवे साहब पूरा जो है उनका आर्ग्यूमेंट सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हो रहा था, और कोई मतलब इस तरह का वो बहुत ज्यादा एक विनियर भी नहीं रख पाए कि दोनों के में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये सिटीजन है और सरकार नहीं है। ये मतलब नाम मात्र का भी नहीं रह गया था ऐसा कोई डाउट। वही मेन आर्ग्यूमेंट एक तरह से देखें तो सरकार मेरी नजर में सरकार की तरफ से कर रहे थे। जो बातें सरकार शायद नहीं कह सकती है वो उनके मुंह से आ रही थी, जो सरकार का कहना नहीं अच्छा लगता है। अब वो उन्होंने बड़ा एक बात कही कि खालिस्तान और कोई एक पर्टिकुलर सिख संगठन वैंकूवर बेस्ड, यहाँ पे उसके पोस्टर दिखे। अरे भाई, एसजी हैं, एजी हैं, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन कह रहा है पुलिस ना जाके पकड़ के ले आए? कौन रोक रहा है? इतने दिन से क्यों नहीं हुआ एक्शन? अगर कोई ऐसी बात थी, अब हर एक्टिविस्ट तो हिंदुस्तान का धीरे धीरे जेल में संख्या बढ़ा रहा है, तो आपको कौन रोक रहा था ये करने से? ये केवल प्रेजुडिस के आर्ग्यूमेंट्स थे, जिससे लगता है कि ये बहुत वेल सिंक्रोनाइज्ड पीआर एक्सरसाइज जो है, सरकार सुप्रीम कोर्ट को लेके इतनी आश्वस्त होती नजर आ रही है कि अब ये उनकी पीआर स्ट्रेटजी और परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा सा बना के चलते हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, कि हम ऐसे, ये लेवल है कंफर्ट का।
ये हाँ, मतलब यही बातें थी कुछ जो मैं कहना ये चाहता बहुत दुःख की बात है जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे वो पीआर कंपनी है सरकार की। खैर नहीं, प्रशांत जी, मैं आपके पास ये तो बहुत हार्श हो जाएगा। ये नहीं सही। कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे बिहेव कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार की स्ट्रैटेजी में सुप्रीम कोर्ट जाना हुँ, वो इतना या प्रॉक्सी पिटिशंस खड़े होना, और उसमें वो जो एक एक सोची समझी स्ट्रैटेजी जो बन रही है उसमें हुँ, सुप्रीम जाना सरकार बेहतर पसंद कर रही है पीआर मैनेजमेंट के लिए, बजाय पार्लियामेंट में पॉलिटिकल ओपोनेंट से बहस करना। हुँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, ये बहुत ही चिंतनीय है। हुँ। जी। प्रशांत जी, क्या उम्मीद की जाए, क्या इससे कुछ हल निकलेगा? क्योंकि किसानों ने इनकार कर दिया है कि वो प्रोटेस्ट जो है वापस नहीं लेंगे जब तक कानून रद्द ना हो जाए। इसमें से जो कुछ निकला है वो सुप्रीम कोर्ट की साख खराब हुई है। हुँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है, ये हुँ, पूरी जो प्रक्रिया चली है, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ विजिबल है कि ये किसान किसी तरीके से हुँ, वापस चले जाए, उसके बाद ये स्टे उठा लिया जाएगा और फिर वो 8 राउंड, 15 राउंड, 25 राउंड आप बात करते रहिए। हुँ, फिर तो मतलब सरकार के पक्ष में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन दोबारा होगा नहीं, हुँ, हुँ, और तमाम सारी वॉइसेस इकट्ठा हो जाएंगी, मीडिया अपने हुँ, साथ में है। तो हुँ, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें, जैसा कि कबीर आप भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंट जो भी हो, हुँ, लेकिन वो इसमें इस्तेमाल हो गया। और हुँ, मुझे लगता है कि हमारे जो किसान हैं, हुँ, वो तमाम पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े वकीलों और इवन जजों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। हुँ, बिल्कुल। उन्होंने अ, देर नहीं लगाई इसको समझने में कि ये उनके खिलाफ जाएगा। हुँ, और ये दूसरी एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, हुँ, सुप्रीम कोर्ट का जो काम, अपने आप को मैं रिपीट कर रहा हूं, हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट का काम जनता के साथ खड़े होना है। जो हुँ, दिखाई दे रहा है कि जो हुँ, सड़कों पे आप अपने शब्द वहां पे कहते रहे, सिंपैथी की बात अलग है, जो एक्शन है, जो हुँ, एक्शन आपका दिख रहा है, हजारों किसान है, देश भर के किसानों का सेंटीमेंट है, उनके साथ न खड़े होके सुप्रीम कोर्ट खड़ा किसके साथ दिखाई दे रहा है? जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, हुँ, ताकतवर के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट संविधान के हिसाब से तो नहीं है। हुँ, ठीक है। कबीर जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे? जी, मैं क्योंकि काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स रहे हैं प्रशांत जी की तरफ से, तो उन्हीं में से एक आध पॉइंट्स को मैं एड्रेस हुँ, करना चाहता हूँ हुँ, कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो एक बड़ा डिबेट आज हिंदुस्तान में चल रहा है और जिसमें अब इतना डेटा बढ़ गया है कि हुँ, सुप्रीम कोर्ट को एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट कहा जा रहा है ना? ये शायद गौतम भाटिया ने ये फ्रेज़ पहली बार इस्तेमाल किया था, और उसके बाद तमाम सीरियस कमेंटेटर्स ऑन द कोर्ट उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, और ये बात और आगे बढ़ गए हैं उससे, काफ़ी हुँ, हार्श क्रिटिसिज़्म हो रहा है। उसमें ये जो एक इंसिडेंट है, हुँ, ये भी उसमें शुमार होगा अब एक बड़े इंसिडेंट की तरह। वो हुँ, जो भी बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म के समय जो जस्टिस अरुण मिश्रा के टेन्योर में इतनी चीज़ें हुई, जस्टिस रंजन गोगोई के समय हुआ, जस्टिस केहर के समय से जो चल रहा है, हुँ, चीफ जस्टिस बोबडे के टेन्योर को भी के कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स में, और ये जो एक जिसे कहते हैं काला फेज सुप्रीम कोर्ट का, ब्लैक फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रशांत भूषण जी ने भी इंडिकेट किया था अपनी ट्वीट्स में, हुँ, और वो कहा जाता है मोटे तौर पे वेरिंग उससे कि मतलब वो कहर जस्टिस कहर के समय से कुछ वो डिक्लाइन शुरू हुई जो बहुत रैपिड होती चली गई, हुँ, और जिसमें वो जस्टिस अरुण मिश्रा वाली बात मैंने कही, उसमें ये भी शुमार हो जाएगी ये सिचुएशन, जिस तरह से केवल और केवल प्रोटेस्ट्स को किसी तरह से खत्म कर दे सरकार, हुँ, अ, उसमें उस स्ट्रैटेजी का एक मोहरा बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा। हुँ, ये बहुत आपत्तिजनक रहा, क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ी चोट है, हुँ, और जस्टिस बोबडे के टेन्योर पे भी मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा जब लोग एनालिसिस करेंगे उनके रिटायरमेंट के समय। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो आर्गुमेंट है, एक तो मेरिट्स पे हुआ नहीं। हुँ, अ,
प्रोटेस्ट जो होती है वो ये होता है कि कोई कानून संवैधानिक हो भी अगर वो किसी एक तबके के पेट पे लात मार रहा है तो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो वो तबका तो उसको प्रोटेस्ट कर ही सकता है। प्रोटेस्ट और संवैधानिकता का प्रोटेस्ट उससे आगे की चीज होती है, वो संवैधानिकता उसका इकलौता आर्गुमेंट नहीं होता है कि लॉ गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो ये इसमें ये डिबेट भी जो है ये भी फार्मर्स के अगर आप नजर से देखें तो उनके लिए तो ये संविधान, देखिए फार्मर्स नहीं गए, जो बड़ा तबका है फार्मर्स का वो कोर्ट एज पेटिशनर भी नहीं गए संवैधानिकता चैलेंज करने के लिए। आप ये तो पेटिशंस वो थी जो ये समझना चाहिए क्योंकि इस पे बात हो रही है इस मुद्दे पे, तो मैं ये बात जरूरी समझता हूँ पॉइंट आउट करना कि ये तो प्रोटेस्ट के खिलाफ जो पेटिशंस गई थी प्राइमरीली वो पेटिशंस की सुनवाई शुरू हुई थी, फार्मर्स उसमें नहीं जुड़े हैं। तो एक ये फार्मर्स का आज ना आना, कल होना उनके वकीलों का और आज मौजूद ना होना, इसको एक छोटी बात ना ली जाए, मैं इसको बहुत ऊंची बात की तरह पेग करना चाहता हूँ। ट्रस्ट डेफिसिट है ये ट्रस्ट डेफिसिट आप ये पाएंगे, मैं इसको इस तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगा कि एंटी सीए प्रोटेस्ट्स हिंदुस्तान में ऐतिहासिक प्रोटेस्ट्स हुई थी अभी 1 साल पहले, बिल्कुल उसमें भी कई शायद 100 से ऊपर रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और कोर्ट्स में भी दायर हुई। एक जो कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, अच्छा वहां पे भी आप ये जो संवैधानिकता और प्रोटेस्ट की जो अलग बात मैंने कही, वहां पे सरकार की नियत पे शक था लोगों को। संवैधानिकता एक ही आर्गुमेंट था, किसी के मन में ये डाउट नहीं था कि कानून चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार का मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति क्या रवैया है, और कानून संवैधानिक हो भी तो उसका इंप्लीमेंटेशन ऐसा होगा कि उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। ये सरकार की नियत पे शक था, लेकिन फिर भी लोग बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट गए पिटिशन लेके। Indian Muslims and other representatives of and organizations of Muslims. Farmers, please see this journey in a short span of 1 year. Farmers अपनी कोई पिटिशन लेके खुद, जो उनके बड़े ग्रुप्स हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को उनका जवाब ये है जब उनसे कहो जाओगे कि हम गए क्या सुप्रीम कोर्ट, हम जा ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा है। अब ये प्रश्न उठने लगे है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ कुछ करते देखा है जो हम जाए, जो हम दरवाजा खटखटाएं, हम नहीं जाएंगे। तो ये जो आज की एब्सेंस थी फार्मर्स की, वो शायद उनकी प्रेजेंस से भी ज्यादा जोर का बड़ा वक्तव्य था, और इसको आप सुप्रीम कोर्ट की हिंदुस्तान में क्रेडिबिलिटी की डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा सिंबल माने, मेरा ये मत है। जी ठीक है, बहुत बहुत जी प्रशांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, जैसे मैं कबीर साहब से सहमत हूँ कि बहुत से मौकों पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में देखा कि डेवलपिंग, जब कुछ चीज केस डेवलपिंग होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने विट का, अपने विजडम का, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और वो उस सेट कोर्स में को बदलाव लाते हैं या डेट ले लेते हैं। आज जो हुआ कि अगर उन्होंने देखा ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो किसानों के वकील हैं, जो 4 बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कोलिन गोंसाल्विस और फुल्का साहब, ये अगर लॉग इन नहीं हुए थे वर्चुअल हियरिंग में तो सुप्रीम कोर्ट को इतना दूर आज नहीं जाना चाहिए था अगर अपनी साख बचानी थी तो। सुप्रीम कोर्ट की, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज की हियरिंग का अगर मुझसे कोई एक सेंटर से पूछेंगे तो क्या हुआ, तो किसानों का आंदोलन बदस्तूर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट वगैरह के तमाम अधिकार हैं, वो किसी को 1 रुपए फाइन करे, किसी को कितना भी रुपए फाइन कर ले कंटेम्प्ट के लिए, लेकिन उसका क्या है कि जो अंदर से इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अब हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं कि हम इस मुद्दे को और बातचीत करें, तो आज की बातचीत से जाहिर हुआ कि एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है वहां पर, उसको लेकर कुछ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ ही अब ये भी देखना होगा कि जो किसान है उनका कहना है कि
जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कि टेम्पररी स्टे जो लगाया है, वो उससे खुश नहीं है। वो अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते, क्योंकि उनकी मांग कानून रद्द करने की है, उस पर स्टे लगाने की नहीं है। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमें वक़्त देने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कबीर दीक्षित जी वक़्त देने के लिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।